हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड्स में मैंने हाइपोथेसिस जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी करवा रखा है। आज हम सैम्पलिंग की बात करेंगे और सैम्पलिंग में जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि एमएड के सिलेबस में मोस्टली यही टॉपिक्स है सभी यूनिवर्सिटीज में। ओके, सो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल, एक गुड सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स, सैम्पलिंग की जरूरत क्या है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग जिसमें प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी आ गया, और सैम्पलिंग एरर्स क्या होती हैं और हम किन तरीकों से उनको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर ये टॉपिक्स एमएड ही नहीं किसी और सिलेबस में या स्टैट के सिलेबस में जहां भी आपके सिलेबस में मेंशन है, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं पॉपुलेशन और सैंपल से कि मतलब क्या है। देखिए, जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च करने के लिए आप डाटा कहां से कलेक्ट करेंगे। मान लो मुझे ये रिसर्च करनी है कि जो एग्जांपल मैं कई बार दे चुकी हूं शायद, कि मुझे ना इंडिया में ये जानना है कि 25 इयर्स के जो यंग पॉपुलेशन उसकी हाइट कितनी है, बॉयज की और गर्ल्स की। ठीक है, सो ये मेरी जो रिसर्च की स्टेटमेंट थी उसके हिसाब से तो बहुत बड़ी जो है एरिया मुझे कवर करना पड़ेगा। मतलब मैं पूरा इंडिया कवर कर रही हूं। अगर मैं इंडिया की जगह हरियाणा कर दूं या स्पेसिफिक स्टेट कर दूं तो उसका वो सारे लोग मुझे कवर करने पड़ेंगे जो 25 इयर्स की हैं, राइट। सो वो सारा का सारा वो लोग क्या हो जाएंगे, पॉपुलेशन हो जाएंगे मेरे लिए। यानी कि एक एग्रीगेटेड फॉर्म होती है पॉपुलेशन, जहां से जिससे रिलेटेड आप रिसर्च कर रहे होते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि मैं सभी का डाटा कलेक्ट कर पाऊं, इंडिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मैं ये करूं कि मैं रैंडमली हर एक स्टेट से थोड़ा थोड़ा सैंपल उठा लूं, हर एक स्टेट से कुछ एक लोगों को इंक्लूड कर लूं और फिर मैं ओवरऑल बोल दूं कि ये जो है पॉपुलेशन का जो मतलब पूरा का पूरा पॉपुलेशन के ऊपर उस रिजल्ट को अप्लाई कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा जी, जो एरिया जो हमने कुछ एक स्पेसिफिक लोग सिलेक्ट किए हैं वो क्या हो जाएंगे, सैंपल हो जाएंगे। सो पॉपुलेशन क्या होगी, एक एग्रीगेटेड फॉर्म होगी, सारे के सारे लोग जिसमें सारी की सारी यूनिट्स जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं वो इंक्लूडेड होंगे और वहां से हम एक सैंपल जो है उसको विड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में इट रेफर्स टू एनी स्पेसिफाइड कलेक्शन। अब वो कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स की हो सकती है, पीपल की हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी भी चीज की हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जांपल देके बताया उसमें पीपल की एग्रीगेशन है, मतलब 25 साल के जितने भी लोग हैं, जितने भी यंग पॉपुलेशन है, उसमें से मैं हाइट देखना चाह रही हूं बॉयज और गर्ल्स की। ठीक है, तो वो सभी के सभी जो होंगे वो पॉपुलेशन हो जाएंगे, लेकिन जिनका डाटा मैं कलेक्ट कर रही हूं, अब सबका तो नहीं कर रही ना, तो जिन जिनका कर रही हूं वो किस में आ जाएंगे जी, सैंपल में आ जाएंगे। अब मान लो ऐसे जो है इंडिया की बात करूं अगर मैं, सो ये लगा लो कि 1 लाख जो लोग हैं, मतलब 25 और 25 की एज के 1 लाख लोग हैं, एग्जाम्पल लेके चल रही हूं। अब उस 1 लाख में से मैंने डाटा कलेक्ट किया सिर्फ 1000 का। ठीक है, तो ये जो 1 लाख थी ये पॉपुलेशन थी, उसमें से 1000 जिनका डाटा मैंने कलेक्ट किया है वो सैंपल हो गया। सो पॉपुलेशन का साइज हो गया 1 लाख और सैंपल का साइज हो गया 1000। और जो जो मेंबर्स इसमें हैं, जो सैंपल में हैं, उनको हम सैंपलिंग यूनिट्स जो है वो बोल देंगे। ठीक है, अब मैंने सैंपलिंग किस तरीके से की है, मतलब मैंने कैसे डिसाइड किया कि किस किस से डाटा कलेक्ट करना है, क्या क्या चीजें होंगी, तो वो जो मैंने पूरा का पूरा प्लान किया ना कि मैं 1 लाख में से किस किस का डाटा कलेक्ट करूंगी, सो वो जो प्लान रहा पूरा का पूरा वो सैंपलिंग डिजाइन रहेगा। यानी मैंने एक प्लान प्रिपेयर किया कि मैं सैंपलिंग जो है वो कैसे करूंगी और उससे डाटा कैसे कलेक्ट करूंगी, तो वो सैंपलिंग का डिजाइन हो गया। ओके, और ये 1000 लोग जो है जो मैं सैंपल में हैं हमारे, तो वो सैंपल साइज हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल, जिसको यूजुअली एन से डिनोट किया जाता है, तो वो सैंपल साइज हो गया हमारा। ठीक है, सो आई होप आपको इतना समझ आ गया हो कि पॉपुलेशन साइज, सैंपलिंग यूनिट, सैंपलिंग डिजाइन, सैंपल साइज या सैंपल होता क्या है। तो आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए, सो एक बार ये जो डेफिनेशन सी मैंने आपको दे रखी है एक एक स्टेटमेंट में, इनके अलावा आप कोई भी एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये रहा, अब ये क्या थी, पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो मैं बात कर रही हूं इंडिया की। ठीक है, सो ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, स्टडी पॉपुलेशन, जिसमें क्या होंगी, सैंपलिंग यूनिट्स होंगी सारी की सारी। अब इन सैंपलिंग यूनिट्स में से हम कुछ एक को ही सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहां से हमने डाटा को कलेक्ट किया, कुछ रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर हमने निकाले सबसे, और उन रिसर्च क्वेश्चन के जो आंसर निकल के आए उनको हमने पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर दिया।
ठीक है जी। सो ये पूरी की पूरी स्टडी पॉपुलेशन है, तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया, यानी कि पॉपुलेशन बताया मैंने, पॉपुलेशन का साइज बता दिया, सैंपलिंग यूनिट्स जो मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के, जैसे ये रहा, तो ये पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स हैं वो सैंपलिंग यूनिट्स हैं, लेकिन इन सैंपलिंग यूनिट्स में से जिन जिनके से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा सैंपल होगा, ठीक है। तो सैंपलिंग हुआ क्या, सैंपलिंग एक तरीका हो गया बेसिकली, सो इट्स जस्ट अ वे टू कलेक्ट सम डाटा, किससे, पॉपुलेशन से, ठीक है। तो एक स्टैटिस्टिकल सैंपल जो है इज मिनिएचर पिक्चर ऑफ क्रॉस सिलेक्शन ऑफ एंटायर ग्रुप और एग्रीगेट फ्रॉम विच द सैंपल इज टेकन। तो ये यंग के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है, कोई भी एक डेफिनेशन जो है वो आप एग्जाम में लिखने के लिए याद कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। जैसे गुडे और हार्ट की है 1981 में दी थी, ए सैंपल एज द नेम इम्प्लाइज इज अ स्मॉलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लार्ज होल, यानी कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन का एक पार्ट हमने ले लिया, वो क्या है जी, सैंपल है, ठीक है। ऐसे ही ब्लैलोक ने दिया, इट इज अ स्मॉल पीस ऑफ पॉपुलेशन obtained by a probability process that mirrors with non-precision the various patterns and subclasses of population. So overall एक small piece है population में से, जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि precisely वो पूरी की पूरी population को जो है वो represent कर पाए, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी गुड सैंपल की, एक अच्छा सैंपल कौन सा होगा, तो सबसे पहले तो एक अच्छा सैंपल वो होगा जिसका एक क्लियर गोल हो, ठीक है, यानी जो आप देखना चाह रहे हैं वो उस सैंपल से आपको रिसर्च के क्वेश्चन जो आपने प्रिपेयर किए वो उनसे आंसर निकल जाए, ठीक है। एक अच्छा सैंपल जो है वो भी होगा जो कि पूरी की, क्योंकि हम पॉपुलेशन से निकाल रहे हैं ना सैंपल को, तो वो सैंपल एटलीस्ट रिप्रेजेंट तो करे पूरी की पूरी पॉपुलेशन को या यूनिवर्स को, राइट। सो एक अच्छा सैंपल, गुड सैंपल शुड बी एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स और पॉपुलेशन, यानी वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं देखना चाह रही हूं कि 25 साल के जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं उनमें से किसकी मतलब एक एवरेज हाइट निकालना चाह रही हूं मैं कि कितनी हाइट है, ठीक है। मैंने डाटा जो है वो 1 लाख में से सिर्फ 1000 का कलेक्ट किया, उस 1000 के अकॉर्डिंग मुझे ये पता चला, जिसमें मैंने 500 गर्ल्स 500 बॉयज ले लिए, तो मुझे ये पता चला कि लड़कियों की हाइट जो है वो एवरेज 5.5 है, लड़कों की जो है वो क्या है 6 है। ये मैंने एवरेज मान, मतलब मेरा डाटा निकल के आया, ये आंसर निकल के आया, ठीक है। सो अब क्या एक्चुअल में 25 इयर्स की जो इंडिया में पॉपुलेशन है उसमें बॉयज की हाइट 6 के अराउंड है सबकी। सो वो चीज देखने को बहुत जो है वो देखना जरूरी हो जाएगा कि जो सैंपल, क्या मैंने ये जो 1000 लोग लिए थे ये मेरी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल में, क्या मेरी चीजें सही आएंगी। अगर वो नहीं करते होंगे, मान लो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो गई, मैंने सैंपल कलेक्ट करने में गड़बड़ कर दी, मैंने सैंपलिंग डिजाइन में गड़बड़ कर दी, तो वहां से एक सैंपलिंग का एरर आ सकता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा सैंपलिंग एरर, कि हमने सैंपल कलेक्ट करते टाइम या जब मैंने सैंपल का डिजाइन बनाया या मैंने कुछ भी किया, तो वो जो सैंपलिंग के दौरान जो एरर निकल के आई उसको सैंपलिंग एरर बोल देंगे, ठीक है। तो सैंपल का एक तो क्लियर गोल होना चाहिए, एक वो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पॉपुलेशन की, अच्छा सैंपल जो है फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, यानी कोई बायस्डनेस उसमें ना हो। अ सैंपल शुड बी चूजन रैंडमली, क्योंकि अगर आप रैंडमली चूज करेंगे सो प्रोबेबिलिटी ये है, मतलब मान लो आपके पास जो है 40 बच्चे हैं और आपने 40 बच्चों की चिट जो है एक बाउल में डाल रखी है, ओके। सो अब अगर आप ये करें कि उन 40 में से कोई भी सिलेक्ट हो जाए तो वो रैंडम हुआ ना, मतलब आप सबके पास जो 40 की 40 चिट उस बॉक्स में पड़ी है, बाउल में पड़ी हैं, उनके पास एक प्रोबेबिलिटी है, एक जो है संभावना है कि उनमें से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। तो वो फेयर हुआ एक तरीके से, ऐसा तो नहीं होगा कि वो अनफेयर हो गया कि टीचर ने फेवरेटनेस के हिसाब से जो है चीजें निकाल ली, चिट्स निकाल दी, तो वो तो नहीं हुआ ना। तो एक अच्छा सैंपल जब भी आप सिलेक्ट करें तो आप देखिए कि वो बायसनेस ना हो उसके अंदर। अ सैंपल शुड बी चूजन रैंडमली चूज किया जाए तो बायसनेस के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे या जीरो ही हो जाएंगे ऑलमोस्ट। एडिक्वेसी ऑफ अ सैंपल इज एसेंशियल एंड सैंपल शुड बी प्रोपोर्शनल, यानी कि जो भी अपने मतलब प्रोपोर्शनल किस सेंस में बोल रहे हैं हम, कि जो पॉपुलेशन है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करें। ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन में कोई और चीज निकल के आ रही है, अगर हम पूरी पॉपुलेशन का कुछ निकालने की कोशिश करें लेकिन जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया है वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं करता। सो मेन चीज जो है ये दोनों पॉइंट्स में यही है कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे सैंपल, बट शब्द अलग लेके समझा दिया। The sample must allow for the measurement of sampling error। तो जो सैंपल के दौरान, जब आपने सैंपल लिया, डिजाइन किया, जो भी हुआ, उस दौरान सैंपलिंग एरर क्या रही वो भी आप जो है मेजर कर पाए, इस तरीके का सैंपल होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव और इकोनॉमिकल हो, बिकॉज आप मान लो पीएचडी कर रहे हैं
और आपने क्या किया, सैंपल जो है सिलेक्ट कर लिए पूरी इंडिया के, आपने पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की ले ली। अब आपको अलग अलग स्टेट में जाके सैंपल सिलेक्ट करने हैं, तो वो इकोनॉमिकल कहाँ हुआ, आपको ट्रेवल करके जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव तो नहीं होगा वो, क्योंकि बहुत पैसा लग जाएगा आपका उसमें, ठीक है, ट्रेवलिंग में। तो सैंपल जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव और इकोनॉमिकल होना चाहिए। सैंपल डिजाइन शुड बी प्रैक्टिकल एंड यूजेबल, तो जो सैंपल का डिजाइन है वो प्रैक्टिकल हो, जिसको आप अप्लाई करें तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी निकल के आए और अच्छे से जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी करे। सैंपल रिजल्ट शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन, तो जब सैंपल के दौरान जो सैंपल आपने सेलेक्ट किया है और वहां से जो डाटा कलेक्ट किया है उससे जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स आपकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन के हर एक आइटम्स के ऊपर एप्लीकेबल हो, ये चीज आपको देखनी है, ठीक है। तो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगी एक अच्छे सैंपल की, गुड सैंपल की। लेकिन जरूरत क्या है या पर्पस क्या रहेगा सैंपलिंग का, तो देखिए नीड अगर आ जाए या पर्पस अगर आ जाए तो, या ऑब्जेक्टिव्स आ जाए सैंपलिंग के, तो वो क्या करना है आपने, चीजें तो सेम ही होती है बट उसको थोड़ा सा घुमा के लिखना है उस तरीके से, ठीक है। तो जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ सैंपलिंग इज टू डिराइव द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन एट मिनिमम कॉस्ट विद मिनिमम मैक्सिमम रिलायबिलिटी, ठीक है। यानी रिलायबिलिटी ज्यादा हो, कॉस्ट हमारी कम लगे और हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन से रिलेटेड जो चीज जानना चाह रहे हैं, जो डाटा जानना चाह रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए, वो क्या हो जाएगी जी, ये ऑब्जेक्टिव है हमारी सैंपलिंग का। तो अगर हम नीड के हिसाब से इस स्टेटमेंट को मैं मॉडिफाई करूं तो क्या हो जाएगी कि सैंपलिंग की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि हम पॉपुलेशन का जो है इन पॉपुलेशन के बारे में डिजायर्ड इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, इसलिए हमें सैंपलिंग की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज अगर हम पूरी पॉपुलेशन पे करने लग गए तो टाइम ज्यादा जाएगा हमारा और हमारे रिसोर्सेज ज्यादा यूज हो जाएंगे, ठीक है। Further, the aims in selecting a sample are to achieve maximum precision, यानी जब भी आप सैंपलिंग के लिए चीजें मतलब सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे मेजर एम क्या होता है कि वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे और मैक्सिमम प्रिसीजन से हम क्या निकाल पाए, डाटा हमारा निकाल पाए, यानी उसमें बायसनेस ना हो जो हमने अभी अभी पढ़ी थी। सो बायस इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल कैन टेक प्लेस इफ, तो बायसनेस हो सकती है अगर रिसर्चर जो है वो सैंपल सिलेक्ट करता है नॉन रैंडम मेथड से या फिर इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन चॉइस, कि मान लो मेरा कोई पर्पस है और पर्पस के हिसाब से मैंने कुछ एक पर्टिकुलर लोगों का सैंपल जो है वो वहां से डाटा कलेक्ट कर लिया, तो वो एक तो क्या हो गया, नॉन रैंडम मेथड हो गया। तो उसमें नॉन रैंडम मेथड हमेशा ह्यूमन चॉइसेस से इन्फ्लुएंस्ड रहेगा और वहां पे बायसनेस जो है वो डेफिनेटली आएगी। रिसर्चर डज नॉट कवर द सैंपलिंग पॉपुलेशन एक्यूरेटली एंड कंप्लीटली, तो जब नॉन रैंडम मेथड से आप सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं तो पॉपुलेशन जो है वो कंप्लीटली जो है रिप्रेजेंटेबल वहां पे नहीं होगी सैंपलिंग के अंदर। अ सेक्शन ऑफ ए सैंपल पॉपुलेशन इज इम्पॉसिबल टू फाइंड और रिफ्यूज टू कोऑपरेट, यानी एक जो पर्टिकुलर सेक्शन है सैंपल पॉपुलेशन का उसको निकालना या उसको जो है मतलब और रिफ्यूजेस टू कोऑपरेट, तो वहां पे फिर चांसेस हो जाएंगे बायसनेस के कि आपने ये सेक्शन लिया और वहां पे कुछ लोग जो है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है आपको डाटा देने में। ओके, तो ये जरूरत तो ये है हमारी कि हम पॉपुलेशन की मेजर एक ही जरूरत मेजर रहेगी कि हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ डिजायर्ड इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं। ओके, पर्पस क्या रहेगा, पर्पस भी वही है कि हमें पॉपुलेशन के बारे में एक इंफॉर्मेशन जाननी है। सो चीजें वही है, ऑब्जेक्टिव भी हमारा यही है, एम ये है कि हम मैक्सिमम रिलायबिलिटी और मिनिमम कॉस्ट के साथ वो इंफॉर्मेशन निकाल पाए। ओके, तो ये ओवरऑल चीजें जो है वो नीड, पर्पस, ऑब्जेक्टिव इनके अंदर आ जाएंगी। अब आता है टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। तो सैंपलिंग स्ट्रेटजीज के मेजरली दो टाइप्स हैं, एक है प्रोबेबिलिटी, दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना है सबकी। ओके, तो जब आप सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन में से, सो पॉपुलेशन के हर एक मेंबर के पास एक चांस होगा कि वो जो है सैंपल में सिलेक्ट हो सके। ओके, लेकिन नॉन रैंडम में, नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम में वो चीज नहीं होगी। सो प्रोबेबिलिटी को रैंडम सैंपलिंग या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी को नॉन रैंडम सैंपलिंग भी बोल दिया जाता है। अब प्रोबेबिलिटी में टाइप्स क्या क्या है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ये टाइप हो गए प्रोबेबिलिटी के। अब आप मेड कर रहे हैं या आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी जो नेट का एग्जाम है उसमें भी प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ओके, नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो एक रहेगा हैफेजर्ड या कन्वीनियंस सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, एक्सीडेंटल सैंपलिंग। ये जो टाइप्स हैं ये ब्लैलोक ने 1960 में जो है वो दिए थे कि मोस्ट सैंपलिंग मेथड्स कुड बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो जितने भी मोस्टली जो मेथड्स हैं जो हमने अभी बात की वो दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिए, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं।
प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करेंगे तो इसमें लाइक्लीहुड है कि कोई हर एक एलिमेंट के पास एक ऑप्शन है। हमने ये बोला था ना कि मान लो ये मेरी पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन में से जितने भी मेथड, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी मेंबर्स यहाँ पे हैं, हर एक के पास एक संभावना है, एक चांस है कि वो सैंपल की तरह सिलेक्ट हो सकता है। Okay, so probability sampling methods are those that clearly specify the probability or likelihood of inclusion of each element or individual in the sample. प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है वो क्या है, फ्री फ्रॉम बायसनेस या फ्री ऑफ बायस इन सिलेक्टिंग सैंपलिंग यूनिट, क्योंकि सबके पास चांस है तो इसमें भेदभाव का या बायसनेस का कोई यहाँ पे पॉइंट बचेगा नहीं, इसलिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है वो बेटर है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला आता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है कि एक कंप्लीट लिस्टिंग ले ली हमने सभी एलिमेंट्स की और उस लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनके पास इक्वल चांस है कि वो सैंपल की तरह सिलेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, अब उन 40 बच्चों में से मुझे 6 से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, मैंने क्या किया, एक बाउल लिया, उसमें 40 चिट जो है सबके नाम बना के डाल दी और उस नाम में से मैंने 6 चिट निकाल ली, तो वो क्या हो गया, सिंपल रैंडम सैंपलिंग हो गया। ओके, ये सारे के सारे जो विद एग्जांपल मैंने शॉर्ट जो वीडियोस है ना उनके अंदर भी समझा रखे हैं, आप वहां से भी शॉर्ट में समझ सकते हैं विद एग्जांपल। ओके, तो सिंपल रैंडम क्या हो गया कि यहाँ पे अब सबके पास चांस है, तो सिंपली एक रैंडम सैंपलिंग है, रैंडमली मैं मेथड से चीजें निकाल रही हूं। ये एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे मुझे सैंपल सेलेक्ट करना है 10 स्टूडेंट्स का 7th ग्रेड से, ठीक है, 40 स्टूडेंट उसमें टोटल हैं, तो मैंने नाम या फिर रोल नंबर जो है वो एक स्लिप पे लिख के सबके अलग अलग और सबका इक्वल साइज है, उस स्लिप का इक्वल कलर सेम कलर है, तो ऐसा ना हो कि मुझे पता हो कि पिंक वाले में लड़कियों के नाम है या ब्लू वाले में लड़कों के नाम, इसलिए सबका सेम साइज जो चिट का सेम जो है साइज और कलर सब कुछ सेम है, तो वहां पे चांस है ही नहीं कि वहां पे जो है क्या हो जाए, बायसनेस या भेदभाव हो जाए। ओके, सो अब वहां पे प्रोबेबिलिटी है। और चलो और भी अच्छे से करने के लिए मैंने एक व्यक्ति को, एक बच्चे को जो है वो ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी और फिर उसको बोला कि वो कोई भी एक स्लिप जो है वो सिलेक्ट करे। ओके, तो अब वहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी है उन 40 के 40 बच्चों की स्लिप की कि कोई भी जो है वो वहां पे सिलेक्ट हो सकता है, तो सिंपली रैंडम सैंपलिंग है जहां पे सबके पास इक्वल चांस है। अब इसमें 2 तरीके की चीजें हो सकती हैं, सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी कि मैंने जो आप लोगों को अभी अभी बताया कि हमने जो ये लिया स्लिप ली जिसमें 40, अब उस 40 में से बच्चे ने पहली स्लिप निकाली, ठीक है, अब वो पहली स्लिप निकाल के जिसका नाम निकला वो तो सिलेक्ट हो गया या जिसका रोल नंबर निकला। अब बची कितनी, या तो 39 स्लिप बचती हैं, तो मैं उस 39 में से ही प्रोसीड करूं। एक जो है हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि वो जो स्लिप निकली है उसको वापस से उसी में डाल दिया जाए और वापस से 40 के पास इक्वल चांस हो कि सिलेक्ट हो सकता है। ओके, तो ये चीज क्या हो गई, जब एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज रिटर्न टू द पॉपुलेशन, यानी कि सैंपलिंग का मतलब जो निकाली थी चिट हमने वो वापस हमने उसमें डाल दी, तो वो क्या हो गई, सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, वापस डाल दी। लेकिन हमने अगर वो निकाल ली और साइड रख दी और 39 में से अब हम वापस से दूसरी स्लिप निकाल रहे हैं, तो वो सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है जी, सो इफ ही डजंट रिटर्न द फर्स्ट स्लिप टू द बॉक्स, प्रोबेबिलिटी किसकी है, 1/39 है, अदरवाइज 1/40 रहेगी। तो जब एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज रिटर्न टू द पॉपुलेशन, तो वो जो चिट वापस डाल दी तो सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, अगर वो नहीं डाली तो विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो रैंडम सैंपलिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज वन इन विच ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सैंपल ऑफ फिक्स्ड साइज हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, यानी सबके पास इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का। सो आपको सिर्फ इतना ध्यान होना चाहिए, सिंपल रैंडम सैंपलिंग मतलब सिंपली सबके पास चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं सैंपल की तरह। तो इतना सा अगर याद होगा तो आप कोई भी अपनी तरफ से एग्जांपल बना के लिख सकते हैं। एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या होंगे, सो एडवांटेज तो ये है कि सबके पास इक्वल चांस है, सबसे बड़ा एडवांटेज है ये। ठीक है, तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग सर्व्स एज अ फाउंडेशन अगेंस्ट विच अदर मेथड्स आर समटाइम्स इवेल्युएटेड। सो इस ये मतलब एक तरीके से नींव हो गई, बेस हो गया जहां पे कोई बायसनेस नहीं हो रही इस तरीके में। ओके, इट इज मोस्ट सुटेबल वेयर पॉपुलेशन इज रिलेटिवली स्मॉल, वेयर सैंपलिंग फ्रेम इज कंप्लीट एंड अप टू डेट। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास पॉपुलेशन जब रिलेटिवली स्मॉल है तो मोस्ट सुटेबल है कि हम इस तरीके से चिट्स वगैरह डाल के सब मतलब एक बिना बायसनेस के जो है चीजें कर सकते हैं, सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे सैंपल का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। यानी मान लो मेरे पास 1 लाख की पॉपुलेशन है, उस 1 लाख की पॉपुलेशन में से मैंने सिलेक्ट करने हैं
कितने, अगर एक तो मैं सेलेक्ट करूं 1000 को, एक मैं डाटा लूं 10,000 का, तो जो 10,000 है यानी सैंपलिंग तो मेरी ज्यादा हो गई ना, उसमें मतलब यूनिट्स ज्यादा है, ज्यादा लोगों से डाटा कलेक्ट कर रही हूं, तो वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 1 लाख को। तो जैसे जैसे सैंपल का साइज बढ़ेगा, इट बिकम्स मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन और यूनिवर्स। ठीक है, ये मेथड जो है वो लीस्ट कॉस्टली है, इजीली एसेसिबल है एक्यूरेसी का, तो अच्छे से चीजें यहां पे रहेंगी और यहां पे सबके पास चांस रहेगा। अब डिसएडवांटेज क्या है, कंप्लीट और अप टू डेट कैटलॉग्ड यूनिवर्स इज नेसेसरी, यानी इसमें सारी चीजें अप टू डेट होनी चाहिए, सबके नाम वगैरह अच्छे से लिखे हो, ऐसा ना हो कि रजिस्टर में नाम नहीं चढ़ा रखा हो वगैरह वगैरह। ओके, लार्ज सैंपल साइज जो है उसकी जरूरत पड़ेगी हमें रिलायबिलिटी के लिए। तो अगर मैं जैसे जैसे सैंपल का साइज इंक्रीज करूंगी 1000 से 10,000, 10 से 50,000, तो वो 1 लाख में से 50,000 का डाटा अगर मैं कलेक्ट कर रही हूं तो रिलायबिलिटी बढ़ गई ना, वहां पे विश्वसनीयता बढ़ गई। When the geographical dispersion is so wider, therefore study of sample item has larger cost or greater time। यानी कि अगर ये हुआ कि मान लो मैं इंडिया से डाटा कलेक्ट कर रही हूं, मैंने सब लोगों के नाम डाल दिए उसमें चिट बना बना के, और वहां से अब रैंडमली अलग अलग जगह से चीजें निकल के आ रही है, मतलब मुझे अलग अलग जगह जाके डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी अगर जियोग्राफिकल डिस्पर्सन हम बढ़ा ले रहे हैं तो। ठीक है, यानी मैं अगर इंडिया ले रही हूं तो मेरी कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर मैं सिर्फ हरियाणा ले रही हूं तो कम हो जाएगी कंपैरेटिवली, सिर्फ एक स्टेट ले रही हूं तो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहां पे जो रिसर्चर है, इन्वेस्टिगेटर है, वो अनस्किल्ड या अनट्रेन्ड है, तो रिजल्ट्स जो है वो गलत भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया पहला टाइप। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड मतलब एक स्ट्रेटा, एक लेयर बना दी। अब मैंने क्या किया, जो मैं यहाँ पे डाटा कलेक्ट कर रही थी 40 बच्चों में से 6 लोगों का, अब मैं चाह रही हूं कि 40 में जो 6 सिलेक्ट हो ना, उसमें क्या हो 3 लड़के हो और 3 लड़कियां हो। ठीक है, तो मैंने अब की बार क्या किया, एक बाउल बनाने की बजाय 2 बाउल बनाए, और उन 2 बाउल्स में से एक में गर्ल्स के नाम की चिट्स डाल दी और एक में बॉयज के नाम की या रोल नंबर की चिट्स डाल दी। ठीक है, अब 3 गर्ल्स से निकाल लूंगी मैं, 3 बॉयज की चिट निकाल लूंगी, तो वो चीज क्या हो गई हमारे पास, हमने स्ट्रेटा बना दिया, ऑलरेडी एक लेयरिंग बना दी। तो पॉपुलेशन को, जो कि पूरी क्लास थी, उसमें से मैंने गर्ल्स और बॉयज में डिवाइड कर दिया। तो अब वो सेक्स के बेसिस पे डिवाइड करो या कोई और, मतलब इंटेलिजेंट और कम इंटेलिजेंट के बेसिस पे डिवाइड करो, रैंक के बेसिस पे डिवाइड करो, तो किसी भी बेसिस पे जब मैंने क्या कर दिया, ऑलरेडी 2 या उससे ज्यादा लेयरिंग बना दी, स्ट्रेटा बना दिए, और तब मैं सैंपलिंग कर रही हूं, वो भी रैंडमली। ठीक है, अब मैंने जब एक बार 2 स्ट्रेटा बना दिए गर्ल्स और बॉयज का क्लास में, तो उसके बाद तो मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रही हूं ना सैंपल को, तो वो स्ट्रेटिफाइड और रैंडम सैंपलिंग हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सब पॉपुलेशन में डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने गर्ल्स और बॉयज में डिवाइड किया, ताकि ओवरलैपिंग ना हो। ओके, टुगेदर, और दोनों को अगर मिला दूंगी तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे वो। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग उसके बाद कर ली जाएगी। रीजन क्या है स्ट्रेटिफिकेशन के, रीजन ये है कि स्ट्रेटिफिकेशन टेंड्स टू इंक्रीज द प्रिसीजन। ठीक है, तो पूरी पॉपुलेशन में से दोनों जो है वो सेक्स के बेसिस पे दोनों अच्छे से वो क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉपुलेशन को। सम कन्वीनियंस इन सैंपलिंग, तो स्ट्रेटिफिकेशन के बाद कंपैरेटिवली कन्वीनियंट हो जाएगी सैंपलिंग हमारे लिए। ठीक है, एक तो रैंडमली मैं सिलेक्ट कर रही थी और एक अब मैं लेयरिंग बना के सिलेक्ट कर रही हूं, तो वो क्या हो जाएगा जी हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। तो ये ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगी पॉपुलेशन की देखा जाए तो। अब अगर ये होता कि मैं सिर्फ यहां एक में से चिट निकाल रही थी जो कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग थी, वहां से पॉसिबिलिटी है कि 6 के 6 बॉयज आ जाते या 6 की 6 गर्ल्स आ जाती, या रेशियो उनका ऊपर नीचे होता। तो अगर मैं बॉयज से डाटा कलेक्ट कर रही हूं तो वो गर्ल्स के लिए कैसे एप्लीकेबल होगा, पॉसिबिलिटी है ना भी एप्लीकेबल हो। तो ये कंपैरेटिवली स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी, ज्यादा प्रिसाइज होगी, बायसनेस यहां पे मतलब बहुत हद तक नहीं होगी। टाइम भी बचेगा हमारा, कॉस्ट ऑफ डाटा सिलेक्शन कलेक्शन जो है वो भी बचेगी, सिंस द सैंपल साइज कैन बी लेस इन द मेथड। देन है जी डिसएडवांटेज, इम्प्रॉपर स्ट्रेटिफिकेशन अगर कर दी हमने तो रिजल्ट्स गलत हो जाएंगे। मान लो मैंने स्ट्रेटिफिकेशन तो गर्ल्स और बॉयज के नाम कर दी ऐसे करके, लेकिन मुझे पता है कि मेरी क्लास में गर्ल्स तो जो है वो 2-3 ही हैं, 2 या 3 गर्ल्स हैं, और बाकी जो है थर्ड जेंडर भी प्रेजेंट है मेरी क्लास में, और मैंने स्ट्रेटिफिकेशन में सिर्फ गर्ल्स और बॉयज ले लिया, तो वो तो अच्छे से मतलब रिप्रेजेंट नहीं करेगा ना पॉपुलेशन को। तो अगर स्ट्रेटिफिकेशन ही गलत हो गई तो रिजल्ट्स जो है वो ऑटोमेटिकली गलत आएंगे। अगर ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसकी वजह से भी ज्यादा कॉस्ट या ज्यादा टाइम हमें लग सकता है। ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर की हमें जरूरत पड़ेगी स्ट्रेटिफिकेशन के लिए, ताकि स्ट्रेटिफिकेशन गलत ना हो, इम्प्रॉपर ना हो, और उसकी वजह से रिजल्ट्स भी खराब ना हो।
देन आता है जी क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर मतलब एक गुच्छे की तरह बोल देते हैं हम, तो ये भी एक तरीके से रैंडम सैंपलिंग का ही तरीका होगा, ठीक है। इज ऑफन यूज टू कवर वाइड जियोग्राफिकल एरिया। तो जब जियोग्राफिकल एरिया बड़ा है तो उस टाइम पे हम कैसे सैंपलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टिगेटर चाहता है कि सर्वे करना सम एस्पेक्ट ऑफ थर्ड ग्रेड ऑफ एलिमेंट्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। अब तीसरी क्लास के बच्चों से डाटा कलेक्ट करना है हमें, तो तीसरी क्लास के बच्चे तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, मतलब पूरे अगर देश की बात करूं तो कंट्री के अंदर बहुत सारे जो है स्टेट हो गए, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट भी आ गए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक्स आ गए और उसमें बहुत सारे स्कूल्स आ गए। तो अब मैं डाटा कलेक्ट कैसे करूं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रैंडम नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो सिलेक्ट किए। यानी मैंने एक बाउल लिया, उसके अंदर मैंने क्या किया, रैंडम चिट्स डाल दी सारे के सारे स्टेट्स की। अब उसमें से मैंने 2 या 3 स्टेट सिलेक्ट कर दिए। अब उन स्टेट में से विद इन ईच सिलेक्टेड स्टेट एक रैंडम सिलेक्शन किया सर्टेन नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स का। अब ऐसे ही एक और बाउल बनाया जिसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट्स की चिट डाल दी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल्स हैं, उसके बाद मैंने अगला बाउल बनाया जिसमें स्कूल्स की चिट डाल दी। अब जिस जिस स्कूल का नाम यहां आएगा रैंडमली, वहां से हम थर्ड क्लास से डाटा कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एक ग्रुप बना दिए हमने ना, क्लस्टर बना रहे हैं हम यहां पे। सो ईच लेवल इज रैंडमली सैंपल्ड, फाइनल सैंपल जो है वो रैंडम हो जाएगा, बिकॉज हमने रैंडमली स्टेट सेलेक्ट किए, रैंडमली डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए और रैंडमली स्कूल सेलेक्ट किए। तो फाइनल जो हमारा सैंपल निकल के आएगा वो भी तो रैंडम ही हुआ ना। बस इसको क्या बोल देते हैं, अलग अलग स्टेज पे सैंपलिंग हो रही है और ग्रुप्स में हो रही है, तो ग्रुप की वजह से क्लस्टर सैंपलिंग हो गया, और अलग अलग स्टेज पे हो रही है तो इसको क्या बोल दिया, मल्टी स्टेज सैंपलिंग, ठीक है जी। तो दिस सैंपलिंग मेथड इज मोर फ्लेक्सिबल देन अदर मेथड्स। Subdivision at second stage unit needs to be carried out only those units selected in the first stage. तो second stage पे जो हम सैंपलिंग मतलब रैंडम सैंपल निकालने की कोशिश कर रहे हैं सेकंड स्टेज पे, वो फर्स्ट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड में से निकलेंगे। अब जो मैंने आपको अभी बताया, डिस्पाइट दीज मेरिट्स दिस सैंपलिंग मेथड इज लेस एक्यूरेट, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब वो होता है ना कि कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स इन सिंगल स्टेज सैंपल्स, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये लेस एक्यूरेट हो जाएगा कंपैरेटिवली। अच्छा, नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर मैं सिस्टमैटिकली सैंपलिंग कर रही हूं तो सिस्टमैटिकली तो सबका नंबर थोड़ी ना आया, तो ये प्रोबेबिलिटी में क्यों डाल रहे हैं, यानी सबके चांसेस तो नहीं है यहाँ पे। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, मान लो मैं क्या कर रही हूं, अपनी क्लास में रैंडमली मैंने रोल नंबर 1 उठा लिया, या मैंने रोल नंबर 5 उठा लिया, रोल नंबर 3 उठा लिया, कोई भी रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर 2 उठा लिया। तो उसके बाद जब मैंने पहला सैंपल मतलब पहला जो यूनिट है मेरी सैंपल सिलेक्शन के दौरान, उस पहले यूनिट को तो क्या किया है, रैंडमली सिलेक्ट किया है। उसके बाद मैं कह रही हूं कि उसके बाद अल्टरनेट लोगों का डाटा कलेक्ट होगा, यानी मैंने सबसे पहले जो 2 रोल नंबर है ना, सेकंड रोल नंबर, उसको उठाया और फिर मैं कह रही हूं अल्टरनेट, यानी 3 को छोड़ के 4 का डाटा, 5 को छोड़ के 6 का डाटा। तो इस तरीके से सिलेक्ट होंगी चीजें, यानी एक सिस्टमैटिक वे है यहाँ पे। तो इसमें क्या रहेगा, ड्रॉइंग और सिलेक्टिंग एवरी nth पर्सन, तो एवरी सेकंड पर्सन निकाल रही हूं मैं, सेकंड के बाद थर्ड छोड़ दिया, थर्ड के बाद फोर्थ लिया, फिफ्थ छोड़ा, सिक्स्थ लिया, तो ये nth पर्सन हो गया। मैं हो सकता है हर एक थर्ड पर्सन ले लूं, यानी सेकंड रोल नंबर मैंने रैंडमली उठाया, थर्ड और फोर्थ को छोड़ के फिफ्थ लिया मैंने, यानी थर्ड सैंपल, तो थर्ड यूनिट को मैं सिलेक्ट कर रही हूं। ओके, तो nth पर्सन को जब लिस्ट से सिलेक्ट किया जाए तो वो सिस्टमैटिक हो जाएगी। इसको रैंडम में प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैंपलिंग में क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि जो फर्स्ट सैंपल, फर्स्ट जो यूनिट हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो पहला रोल नंबर मैंने सिलेक्ट किया है वो रैंडम है, और उसके बाद मैं सिस्टमैटिकली चल रही हूं nth पर्सन को सिलेक्ट करती हुई। ठीक है जी, तो ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग हो जाएगी। तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग देखा जाए तो रिलेटिवली क्विक है, जल्दी से मुझे पता चल जाएगा, अच्छा ठीक है, एक उठाया, सेकंड के बाद थर्ड छोड़िए, फोर्थ लिया, फिफ्थ छोड़िए, तो ऐसे रैंडमली मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया। ओके, तो ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्विक है देखा जाए तो, इजी टू यूज है, जल्दी से पता चल जाएगा, जल्दी से यूज कर लेंगे, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके। बट सिस्टमैटिक सैंपलिंग इग्नोर्स ऑल पर्सन बिटवीन 9th एलिमेंट चूजन, जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया उसमें मान लो मैं हर एक 9th बच्चे को सिलेक्ट कर रही हूं। ओके, तो अब पहला सिलेक्ट हो गया, उसके बाद बीच के 8 जो है वो ऐसे के ऐसे रह गए। ओके, तो उनकी मतलब एक तरीके से प्रोबेबिलिटी यहां पे कम हो गई ना फिर, तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये दिखाती नहीं, तो डिसएडवांटेज इसका ज्यादा है।
देन आते हैं जी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जिसमें वन इन विच देयर इज नो वे ऑफ असेसिंग द प्रोबेबिलिटी, यानी सबकी पॉसिबिलिटी यहां सिलेक्ट होने की नहीं है। तो जब सबकी पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये रैंडम तो नहीं होगी, यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो गई, जिसमें हर एक के पास चांस नहीं होगा सिलेक्ट होने का। अब इसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं। पहला है हैफेजर्ड या कन्वीनियंस सैंपलिंग। मतलब मैं सैंपलिंग के लिए क्या कर रही हूं, मैंने ये सोचा कि मैंने बोला ना कि मुझे ना 50 लोगों का डाटा कलेक्ट करना है जो कि 25 ईयर्स के हूं। अब मैंने क्या किया, आसपास मेरे को जो मिला मैंने उससे डाटा कलेक्ट कर लिया जो 25 साल का हो। ठीक है, तो पहले 50 लोग जो मेरे को मिले मैंने उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया। तो ये मेरी कन्वीनियंस, मेरी सुविधा के मुताबिक हो गई ना चीजें, तो और जल्दबाजी में हो गई, तो इसको हैफेजर्ड या कन्वीनियंस सैंपलिंग भी बोलते हैं। ये इनइफेक्टिव हो सकती है, हाईली अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो सकता है और इसको यूजुअली रेकमेंड नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे एक इन्वेस्टिगेटर ने बोला कि स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास जो है इनटू रिसर्च प्लान, मुझे 10th क्लास के बच्चों से सिलेक्ट करना है। अब मेरी एक फ्रेंड है जो कि 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाती है स्कूल में, तो मैं गई और मैंने बस उन्हीं बच्चों से डाटा सिलेक्ट कर लिया, दैट्स इट। तो वो चीज तो गलत हो गई ना। तो वो क्या हो गया, मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि मैं अब जल्दी, चीपली और क्विकली कहां से डाटा कलेक्ट कर सकती हूं, तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जल्दबाजी में मैंने डाटा सिलेक्ट कर लिया। तो वो डाटा कलेक्शन क्या हो जाएगा जी, ये जो सैंपल मैंने सिलेक्ट किया है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हैफेजर्ड और कन्वीनियंस सैंपलिंग जो है वो कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में क्या किया, जैसे यहां पे ऊपर वाले में हमने किया था ना कि स्ट्रेटा बना दिए थे, लेयरिंग बना दी थी, लेकिन फिर भी रैंडमली चांसेस थे सबके पास। यहां पे मैंने कोटा बना दिया। मान लो मैं डाटा कलेक्ट करने जा रही हूं मार्केट में और मैंने बोला कि या तो मैं मेल्स का डाटा कलेक्ट कर रही हूं या फीमेल का कर रही हूं। तो अगर मैं फीमेल का डाटा कलेक्ट कर रही हूं तो मेल तो हट गए, एग्जैक्टली मेल की तो प्रोबेबिलिटी ही हट गई वहां पे, या अगर मैं मेल से डाटा कलेक्ट कर रही हूं तो फीमेल्स की प्रोबेबिलिटी हट गई। तो सबका चांस तो यहां नहीं हुआ, इसलिए नॉन प्रोबेबिलिटी। और मैंने पर्टिकुलरली रेलेवेंट कैटेगरीज बना दी हैं तो वो कोटा सैंपलिंग हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने मेल और फीमेल सेलेक्ट कर लिया, उसमें भी मैंने बोला कि 30 से नीचे वाली मेल का या फीमेल का डाटा मैं कलेक्ट कर रही हूं। ठीक है, या मैंने एज पर्टिकुलरली सिलेक्ट कर ली कि मेल फीमेल कोई भी हो, मैं 30 से 60 जो उम्र है उसके बीच में ही लोगों का डाटा कलेक्ट करूंगी। ओके, तो जो नंबर ऑफ पीपल इन वेरियस कैटेगरीज ऑफ द सैंपल वो फिक्स्ड हो गए हमारे पास। ओके, तो ये क्या हो गया, हमने कोटा सा जो है, एक देखा जाए तो लेयरिंग इसमें भी है, बट लेयरिंग के बाद भी हम इसमें रैंडमली चीजें सिलेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए इसका एक कोटा सैंपलिंग बोल देते हैं। कोटा सैंपलिंग इंश्योर्स दैट सम डिफरेंसेस आर इन द सैंपल। तो सैंपल में यहां डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, चाहे वो बैकग्राउंड के बेस पे दिखे, चाहे वो सेक्स के बेस पे दिखे या एज के बेसिस पे दिखे। तो यहाँ पे हम जो है वो अलग से डाटा जो है वो क्या कर रहे हैं, सैंपलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे जो है वो मेल या फीमेल, या पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि हमने जो है रेलेवेंट कैटेगरीज जो है उसमें डिवाइड कर दिया। लिमिटेशन क्या रहेंगी, नथिंग प्रिवेंट्स द रिसर्चर फ्रॉम सिलेक्टिंग पीपल हु एक्ट फ्रेंडली। तो हो सकता है मैंने क्या किया कि मैं लड़की हूं और मैंने फिर लड़कियों का ही डाटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो वो लिमिटेशन हो गई हमारी। कोटा सैंपलिंग मेथड्स आर नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन इंटरव्यूअर चूज हु दे लाइक। तो ऑब्वियसली बायसनेस आ जाएगी, जिसको आप पसंद करते हैं उससे आपने डाटा कलेक्ट कर लिया। तो कोटा सैंपलिंग भी एक तरीके से बायसनेस जो है वो शो करती है, तो एक्यूरेसी हमें इसमें देखने को नहीं मिलेगी। डिस्पाइट दीज लिमिटेशन, कोटा सैंपलिंग स्टिल बहुत पॉपुलर है अगर हम नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड्स की बात करें, बिकॉज इट एनेबल्स द रिसर्चर टू इंट्रोड्यूस अ फ्यू कंट्रोल्स इनटू हिज रिसर्च। यानी जो भी रिसर्च प्लान रिसर्चर ने बनाया है उसके अकॉर्डिंग उसका कंट्रोल है ना, वो डाटा कहां से सिलेक्ट करेगा, किससे कलेक्ट करना है, ठीक है, सैंपल कैसे सिलेक्ट करेगा। तो वो कंट्रोल जो है, मतलब ये रिसर्चर के पूरे कंट्रोल में होती है, क्योंकि तभी तो बायसनेस है यहाँ पे, रिसर्चर के कंट्रोल में है तो उसकी मर्जी कहां से डाटा कलेक्ट करना है। तो यहां पे क्या हो गई जी, एक बायसनेस हमें देखने को मिलेगी, और बायसनेस है तो रिसर्चर जो है यहाँ पे, रिसर्चर कुछ कंट्रोल्ड वेरिएबल्स जो है यहाँ डाल सकते हैं, उसकी कॉस्ट भी इतनी नहीं लगेगी। तो ये एक फायदा है, इसलिए क्योंकि टाइप तो है ना कोटा सैंपलिंग भी एक तरीके से सैंपलिंग का, तो इस तरीके से भी सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो पॉपुलर है ये भी। नेक्स्ट आ जाएगा जी पर्पसिव सैंपलिंग, यानी एक पर्पस के साथ मैं सैंपलिंग के लिए डाटा कलेक्ट कर रही हूँ या सैंपल सेलेक्ट कर रही हूँ। मान लो मैंने ये पर्पस किया कि यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन जो मैं अभी एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ये नेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि एक रिसर्चर जो है वो क्या चाहता है कि वो डाटा कलेक्ट करे उन लोगों का जो पॉलिटिकली एक्टिव लीडर्स हैं यूनिवर्सिटी में।
यानी पर्पस हो गया, एक पर्पस के बेसिस पे हमने स्पेसिफिक पर्पस को दिमाग में रखते हुए स्पेसिफिक कुछ लोगों से ही डाटा कलेक्ट किया, कुछ लोगों को ही सैंपल बनाया। तो वो क्या हो गया, पर्पस के बेसिस पे जब आप सैंपलिंग करते हैं तो वो पर्पसिव सैंपलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये पर्पसिव सैंपलिंग रहेगा। देयर इज नो वे टू इंश्योर दैट सैंपल इज ट्रूली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, क्योंकि पर्पस के बेसिस पे आपने लिया है। तो पर्पस के बेसिस पे ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी जो है, मान लो मैंने ये लिया ना कि मैं चाह रही हूं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मुझे ये जानना है कि जो लीडर्स हैं, जो कि पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो एक्टिव कितने हैं। ओके, या मैं हरियाणा में जानना चाह रही हूं और मैंने हरियाणा में से सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का डाटा कलेक्ट कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि वो जो लीडर्स हैं वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट कर पाए, सारी की सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाए। तो इसमें हमें पता नहीं चलता कि वो कर भी रहे हैं रिप्रेजेंट या नहीं कर रहे, बस हमने अपने पर्पस के बेसिस पे जो है वो वहां से डाटा कलेक्ट कर लिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास स्नोबॉल सैंपलिंग। जैसे स्नोबॉल मतलब एक वो बर्फ की बॉल होती है ना, वैसे। तो इसको कई बार चेन रेफरल या रेपुटेशन सैंपलिंग मेथड या नेटवर्क सैंपलिंग मेथड भी बोलते हैं। बिकॉज इसमें क्या होगा कि मान लो मैं रिसर्चर हूं और मैंने जो है एक फ्रेंड से डाटा कलेक्ट किया, ए फ्रेंड से, और मैंने उसको बोला कि देखियो तेरे पास अगर कोई तेरे फ्रेंड्स हो तो उसने उसके जो फ्रेंड्स थे 3-4 उनसे भी वो फॉर्म फिल करवा दिया जो डाटा कलेक्शन का था। ऐसे ही मैंने एक और फ्रेंड जो मेरी थी उससे डाटा कलेक्ट किया और उसको भी बोला कि यार तेरे और कोई फ्रेंड है तो उनसे डाटा कलेक्ट करा दे, ये फॉर्म भरवा दे। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जो मेरी सैंपलिंग यूनिट थी, यानी जिससे मैंने सैंपल कलेक्ट किया, मैंने उसी को फर्दर बोल दिया कि अभी वो डिसाइड करे कि अगला सैंपल जो है वो कौन होगा या अगली जो है यूनिट कौन सी होगी, किससे डाटा कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये स्नोबॉल रहेगी। स्नोबॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स एन एनालॉजी टू अ स्नोबॉल इंक्रीजिंग इन साइज, की यहाँ पे अगर ये पहाड़ी है और यहाँ से कोई बर्फ लुढ़कती हुई नीचे आ रही है तो उसका साइज जो है जब जैसे जैसे वो आएगी तो साइज इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। तो वो चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी मैंने इससे डाटा कलेक्ट किया, फर्दर जो डाटा कलेक्शन चल रहा है वो साइज इंक्रीज कर रहा है फर्दर, जो मेरा सैंपल है उसका। ओके, तो ये स्नोबॉल सैंपलिंग हो जाएगी जी। तो मैंने ओवरऑल आपको क्या बताया कि स्नोबॉल सैंपलिंग एक रिक्रूटमेंट टेक्निक है जिसमें रिसर्च पार्टिसिपेंट्स जो हैं, मतलब मैं रिसर्चर थी और मैंने ए और ई बी ये जो है दो अलग अलग फ्रेंड्स से मैंने डाटा कलेक्ट किया था, तो ये पार्टिसिपेंट्स थे। अब इन पार्टिसिपेंट्स को ही आगे फर्दर क्या बोल दिया कि आप बताओ किससे डाटा कलेक्ट किया जाना चाहिए। तो ये पार्टिसिपेंट्स अब इस रिसर्चर को असिस्ट करेंगे फर्दर पोटेंशियल सब्जेक्ट्स लेके आने में। ठीक है, तो ये स्नोबॉल सैंपलिंग हो जाएगी। फायदे और नुकसान क्या है? स्नोबॉल सैंपलिंग प्राइमरी एक सोशियोमेट्रिक सैंपलिंग है। सोशियोमेट्री हम जब रिलेशनशिप्स को देखते हैं ना, किसका कैसा रिलेशनशिप है, तो उससे रिलेटेड हो गया कि अगर मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं तो वो फर्दर बता देंगे, तो मेरा डाटा जो है वो जल्दी कलेक्ट हो जाएगा और एक इनफॉर्मल सोशल ग्रुप से चीजें निकल के आ रही हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग रिवील्स कम्युनिकेशन पैटर्न इन द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कम्युनिटी की पावर, डिसीजन मेकिंग, तो वो कम्युनिकेशन पैटर्न्स कैसे हैं सोसाइटी में वो भी हमें पता चल सकता है स्नोबॉल सैंपलिंग से। अब लिमिटेशन क्या है? स्नोबॉल सैंपलिंग थोड़ा कम्बरसम सा हो गया, डिफिकल्ट व्हेन इट्स लार्ज और से इट एक्सीड्स 100, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा डाटा कलेक्ट करना, देखा जाए तो कि फर्दर बोला जा रहा है और चलते चलते बस चले ही जा रहे हैं। ठीक है, सो वो लिमिटेशन हो जाएगी। दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग डज नॉट अलाउ द रिसर्चर टू यूज प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकल मेथड, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नहीं होती, ये नॉन रैंडमली ही जो है वो डाटा कलेक्ट यहाँ से हो रहा होता है, रैंडमली नहीं हो रहा होता। मतलब आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं, जान पहचान वालों को बोल रहे हैं, तो वो रैंडम नहीं हुआ ना। रैंडमली तो आप किसी को भी बोल सकते थे, बट आपने अपने फ्रेंड्स को बोला, तो वो लिमिटेशन हो गई यहाँ पे। फर्दर जी एक एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी है जिसको कोटा सैंपलिंग का ही जैसा बोला जाता है, बट ये यूजुअली मार्केट रिसर्च के लिए यूज की जाती है कि मान लो कोई जो है कंपनी है जो ये देखना चाह रही है कि उसका प्रोडक्ट कैसा है, तो मार्केट में एक बंदा उन्होंने भेज दिया और वो क्या करेगा, अब डाटा कलेक्ट करके लाएगा, तो जो जो लोग उसको मिलते जाएंगे बाय डिफॉल्ट वो उनसे डाटा कलेक्ट कर लेगा, यानी एक्सीडेंटली मतलब इत्तेफाक से जो जो उसको मिला उसने उससे डाटा कलेक्ट कर लिया, दैट्स इट। तो ये एक्सीडेंटल सैंपलिंग हो जाएगी। ठीक है, अब जी जब सैंपल की साइज की बात आती है ना कि सैंपल साइज क्या होगा, तो वो 4 P के ऊपर डिपेंड करता है। P से पर्पस, यानी आप
क्या चाह रहे हैं, आपकी स्टडी की डिमांड क्या है, आपके रिसर्च का टाइटल क्या है, ठीक है। पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा कि साइज और नेचर क्या है पॉपुलेशन का, जो भी स्टडी के अंडर पॉपुलेशन आएगी। प्रोसीजर क्या है, आपका टाइम क्या है, बजट क्या है, रिसोर्स में टाइम क्या, मतलब कितने टाइम में आपको चीजें चाहिए, कितने टाइम में डाटा कलेक्ट करना है, कितना बजट आपका है, कितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीजें भी डिसाइड करेंगे कि सैंपल का साइज क्या होगा। पब्लिशिंग क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडीज। तो ये 4 के 4 पी जो हैं ये डिसाइड करेंगे कि जो आपका सैंपल है उसका साइज कितना बड़ा या कितना छोटा होगा। अगर साइज बड़ा हुआ तो वो अच्छे से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाएगा, तो एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार नेट में आता है, जो है एमसीक्यूज जो आते हैं उसमें। तो उसमें क्या पूछा जाता है कि सैंपल का साइज अगर इंक्रीज हो रहा है, सो जो एरर है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सैंपल साइज इंक्रीज होगा तो सैंपल साइज के इंक्रीज होने से एरर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी हमारी, एंड वाइस वर्सा। देन है जी फर्दर सैंपलिंग एरर्स क्या होती हैं। तो सैंपलिंग एरर क्या होगी, जो हमने सैंपलिंग के दौरान अगर कुछ इस तरीके से चीजें की कि वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो वहां पे तो गड़बड़ आ गई, और उसी गड़बड़ को हम सैंपलिंग एरर बोलते हैं। तो सैंपलिंग एरर एक स्टैटिस्टिकल एरर होती है दैट अकर्स व्हेन एन एनालिस्ट does not select a sample that represent the entire population of the data. As a result, जो रिजल्ट निकल के आएगा सैंपल की वजह से वो पूरे के पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता होगा, तो यहाँ पे गड़बड़ होगी। ये हम पता कैसे करेंगे, अच्छा देखिए ये सैंपलिंग से रिलेटेड है। अगर सैंपलिंग के अलावा कुछ और गड़बड़ आती है तो उसको नॉन सैंपलिंग एरर भी बोलते हैं। ओके, तो सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग दो अलग अलग टाइप की एरर रहेंगी। हमसे सिलेबस में सैंपलिंग एरर पूछा गया है। सैंपलिंग एरर निकालेंगे कैसे, जेड स्कोर मल्टीप्लाई में, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ये देखिए जेड स्कोर इंटू में जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और जो साइज रहेगा सैंपल का अंडर रूट, ये सैंपलिंग एरर रहेगी। यानी जेड स्कोर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय साइज ऑफ सैंपल, वो भी अंडर रूट में। साइज ऑफ सैंपल को हमने ऊपर देखा था कि हम स्मॉल एन से डिवाइड डिनोट करते हैं यूजुअली। ओके, तो जेड इंटू सिग्मा डिवाइड बाय रूट एन, तो ये सैंपलिंग एरर निकालने का तरीका हो गया जी। जेड स्कोर क्या होता है, वो मैं जो स्टैट वाला जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उस प्लेलिस्ट में आपको स्टैटिस्टिक और जो पैरामीटर और पूरा का पूरा साइकोलॉजी और एजुकेशन का स्टैट मैं कवर करवा रही हूँ, वहां मिल जाएगा अगर और डिटेल में आपने जाना है तो। अब टाइप्स क्या होंगे सैंपलिंग एरर के, तो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग एरर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कुछ एक की बात कर लेते हैं। पहला पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरर, यानी कि जब आप पॉपुलेशन सेलेक्ट कर रहे थे या देख रहे थे कि पॉपुलेशन क्या होगी, तो मतलब रिसर्चर को ये पता ही नहीं है कि पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए। तो रिसर्चर को ये नहीं पता, उसको समझ नहीं आ रहा कि किसको सर्वे करना चाहिए, किससे डाटा कलेक्ट करना है, तो ये पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरर हो गई। सिलेक्शन एरर, जब आप डाटा जो सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी, या मान लो आप जिससे सैंपल से कलेक्ट करना चाह रहे हैं, जिनसे डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है डाटा कलेक्ट करने में, ठीक है, डाटा देने में अपना। तो सैंपलिंग एरर अकर व्हेन द सर्वे इज सेल्फ सिलेक्टेड और व्हेन ओनली दोज पार्टिसिपेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन द सर्वे, उनसे डाटा हमने कलेक्ट कर लिया, तो ये सिलेक्शन एरर हो गई सिलेक्ट करते टाइम। तो इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, हम बाकी लोगों को भी कन्विंस करें, बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी एनकरेज करें कि वो भी यहाँ पे जो है वो डाटा फिल करें। तो अगर वो भी कर देंगे, हमने कन्विंस कर लिया, तो जो सिलेक्शन एरर है वो रिड्यूस हो जाएगी। सैंपल फ्रेम एरर, तो सैंपल फ्रेम एरर कब होगी, जब सैंपल जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमने गलत पॉपुलेशन से सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो जब सैंपल ही हमने पॉपुलेशन, हमें यही नहीं पता कि किससे सिलेक्ट करना है, तो वहां पे क्या गड़बड़ हो गई जी, सैंपल का फ्रेम क्या है उससे रिलेटेड एरर आ गई। नॉन रिस्पॉन्स एरर, नॉन रिस्पॉन्स एरर जब होगी जब एक व्हेन अ यूजफुल रिस्पॉन्स इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सर्वेज, तो एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलके नहीं आया बिकॉज रिसर्चर जो है उन्होंने जिससे करना चाहिए था, या जो पोटेंशियल सब्जेक्ट्स थे, पोटेंशियल रिस्पोंडेंट्स थे, उनसे डाटा कलेक्ट नहीं किया, ठीक है, और पोटेंशियल रिस्पोंडेंट ने मना कर दिया डाटा देने से, वो भी हो सकता है। तो ये नॉन रिस्पॉन्स एरर आ गया, क्योंकि जो पोटेंशियल रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया और उस वजह से हमने किसी और से डाटा कलेक्ट किया जो कि गड़बड़ हो गई, तो वो सैंपलिंग एरर हो गई हमारी, ठीक है। अब इनको रिड्यूस कैसे किया जाए, तो तरीके क्या हैं इनको रिड्यूस करने के। तो सबसे पहले तो हमने बता दिया कि अगर हम सैंपल की साइज को इंक्रीज कर देंगे तो सैंपलिंग एरर रिड्यूस हो जाएगी हमारी, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उतनी ही अच्छे तरीके से वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम रैंडम सैंपलिंग करते हैं तो हम सैंपलिंग एरर्स को कम कर सकते हैं, बिकॉज रैंडम सैंपलिंग से बायस्डनेस नहीं होगी, और बायसनेस नहीं होगी तो एरर के चांसेस कम हो जाएंगे।
ठीक है। रिसर्चर जो है वो इसको रिड्यूस करने के लिए रेप्लिकेट भी कर सकता है खुद की स्टडी को। अगर वो रेप्लिकेट करेगा तो वो रिपीटेडली मेजर करेगा चीजों को, यानी एक सब्जेक्ट से या मल्टीपल ग्रुप से, तो वो मल्टीपल स्टडीज हमारे पास आ जाएंगी और मल्टीपल स्टडीज का मीन या एक सेंट्रल टेंडेंसी निकाल के हम उससे अच्छे से डाटा को देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक तरीके थे सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस करने की। तो ये हमारा पूरा का पूरा आज का लेक्चर हो गया, जिसमें आपकी पूरी की पूरी एक पार्ट जो है यूनिट का सिलेबस का वो मैंने कवर करवा दिया है। आई होप आपको समझ आया हो। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अगर समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड थैंक यू।